ये सुनिएगा। मैं दिलेरी से ही कह सकता हूँ कि आपकी हिफाजत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं की है, बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। माशाल्लाह, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़ाहुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। ये थे हमारे मारूफ यूट्यूबर जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जो कि आयरन डोम को हज़रत और हाफिज़ुल्लाह कह रहे थे। यहाँ रोक के मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको मिर्ज़ा साहब की तरफ से की गई जहालत की जो बातें हैं वो काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी। काफ़ी सारे उनके क्लिप्स इसी वीडियो में आपको एंड तक मिल जाएंगे, इसलिए कि उसने मुसलमानों की ज़िंदगियां बचाई हैं। बाय द वे, ये वही नैरेटिव है जो कि बदतरीन जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं ज़ायनिस्ट रजीम के, वो भी कर रहे हैं कि देखो ईरान ने ये हमला किया, जो उसने एम्यूनिशन भेजा वहाँ पे कोई 300 से ज़्यादा की तादाद में, तो वहाँ पे तो मुसलमानों को नुकसान हो सकता था। और क्यों कह रहे हैं ये इनके अपने मुंह से सुन लीजिए। अच्छा, दूसरा इन मुसलमानों को ये भी बताएं कि खुदा ना खास्ता अगर आयरन डोम सिस्टम इसराइल में ना होता तो जो ड्रोन ईरान ने फेंके थे तो उन ड्रोन्स ने अपनी मर्जी से गिरना था। वो मुनीब खाबर के ऊपर भी गिर सकते थे और किसी डेविड के ऊपर भी गिर सकते थे। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफिरों की हिफाजत नहीं की है, मुसलमानों की भी हिफाजत की है। जैसा कि आपने सुना कि ये फरमा रहे हैं कि ईरान ने तो फेंक दिए थे और ये मुसलमानों पे गिर सकते थे एंड वगैरह 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 वगैरह। देखें, एक आदमी होता है फ़कीदुल मिसाल जाहिल होता है, एक अदीमुल मिसाल जाहिल होता है। आई डोंट नो, टफ कंपटीशन है यहाँ पे, मैं कौन सा लफ्ज़ अप्लाई करूँ कि जिस आदमी को ये भी नहीं पता और वो धड़ल्ले से दूसरों को बेवकूफ़ कह रहा है, जिसको ख़ुद ये नहीं पता कि जो ड्रोन्स भेजे गए थे वो जो शाहिद 136 हैं वो लोइटरिंग म्यूनिशन है। वो ऐसे नहीं होता कि बस फेंक दी और जहाँ मर्जी गिर जाएंगे। लोइटरिंग म्यूनिशन वो एक टेक्नोलॉजी है, उसके जो टारगेट्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं और वो इतने ज़्यादा प्रिसीजन के साथ जाते हैं कि अगर उनको इंटरप्ट ना किया जाए तो जब तक टारगेट नज़र नहीं आता वो तब तक हवा में लोइटर करते रहते हैं, इनके घूमते रहते हैं, सिर्फ अपने टारगेट को हिट करते हैं। तो ईरान ने क्या वहाँ की शहरी आबादी को निशाना बनाया हुआ था। अब जिस आदमी को ना पता हो वॉरफेयर का और ना उसको कभी कोई शौक़ रहा हो कि मैं एटलीस्ट पढ़ ही लूँ थोड़ा सा, मैं कोई 2 4 6 आर्टिकल्स किसी अच्छे इदारे के मैं पढ़ लूँ, जो साबका फ़ौजी हैं उनको पढ़ लूँ, उनको मैं देखूँ कि ईरान की स्ट्रेटजी क्या थी। तो ईरान की स्ट्रेटजी के बारे में ना पता होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे बेवकूफ़ हैं। इसका मतलब ये है कि आप जाहिल हैं, आपको नहीं पता कि ईरान ने ये किया था कि उन्होंने उनके जो आयरन डोम सिंपल है, अपेरेंटली ये हाफिज़हुल्लाह, वो जिसको यूज़ करते हुए वो हज़ारों की तादाद में शहीद कर चुके हैं लोगों को गज़ा में। आयरन डोम सिस्टम ये नहीं है कि वो जाके लोगों को मारता है, बल्कि आयरन डोम का मतलब ये है कि जो अपनी रेजिस्टेंस के लिए वहाँ से जो फ़लस्तीनी जो अपने दिफा के लिए जो करते हैं, अटैक करते हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कभी कभी करते हैं, कभी रिटेलिएशन में करते हैं, कि हज़ारों कैदी बच्चे इसराइल की जेलों में हैं, ये आगे से उनको हवा में इंटरसेप्ट करते हैं और उसके बाद फिर दोज़ख के दरवाजे उन पर खोल देते हैं और ये दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ये ना होता, आयरन डोम सिस्टम, तो क्या होता? इसराइल की वो बेसिस तबाह हो जाती जहाँ से वो मुसलमानों को मारते हैं। आयरन डोम सिस्टम इसराइली सिर्फ शहरियों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, जो आप कह रहे हैं खुदा ना खास्ता कहीं तबाह ना हो जाए। आयरन डोम सिस्टम उनके लॉन्च पैड्स को बचाने के लिए है, वो लॉन्च पैड्स जिससे बराह रास्त वो हमले करते हैं फ़लस्तीन में, स्कूलों को तबाह करते हैं, चर्चेज़ को तबाह करते हैं, मस्जिदों को तबाह करते हैं, बच्चों को शहीद करते हैं, औरतों को शहीद करते हैं, अस्पताल उड़ा दिए उन्होंने, जिसके लिए क्या खुदा ना खास्ता ये अगर इसे अगर कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? उनकी बेसिस एक्सपोज हो जाती। बाकी लोइटरिंग म्यूनिशन ईरान ने भेजना था क्या? घरों में छतों में फाड़ने के लिए। तो अकल होती है ना इंसान में, अगर वो इस्तेमाल कर ले, कोई अकल होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि चलें अकल नहीं है, अकल जो बदयानत आदमी होता है उसमें भी हुआ करती है। मुझे ये कहने की कोई दयानत होती है। लगे हाथ ये भी सुनते जाइए। काम क्या कर रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की तो अमन फोर्स भी गई हुई होती है, उनके बच्चों के लिए भी मुहिम्मात। आप क्या काम कर रहे हैं? जी, मैं जो खुराक फराहम करते हैं ट्रांसपोर्ट, उसमें ब्रांच असिस्टेंट हूँ मैं, रेफ्यूजीज को। नहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा तो काफिरों का बनाया हुआ है, वो मुसलमानों को खुराक क्यों दे रहा है? हमारे मोटिवेशनल स्पीकर तो कह रहे हैं वो मुसलमानों को मारते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनमें हमसे ज़्यादा इंसानियत है। हमारे जो ममालिक हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंसानियत है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ये साहब ने यहाँ फरमाई है, इसलिए कि ये तासुर ये देना चाह रहे हैं कि यार यूनाइटेड नेशंस वाले बड़े अच्छे लोग हैं, बाकी बड़े अच्छे लोग हैं, तो कह रहे हो कि वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो जाहिल हैं, तो वो क्यों मुसलमानों की मदद कर रहे हैं? रियली सवाल ये है कि वहाँ पे ऐसे हालात क्यों पैदा किए गए
कि जो मुसलमानों को आज इस हालत में रहना पड़ रहा है कि अपनी ज़मीनें जो उनसे छिन चुकी हैं, अपने घर जो उनसे छिन चुके हैं, वहाँ पे वो ऐसे बेघर हुए हैं कि उनकी मदद की जा रही है। और जो मदद की जा रही है, किसी न किसी ने तो मदद करनी है, somehow someone has to। लेकिन यही ज़ायनिस्ट नैरेटिव है, वो कहते हैं हम तो लोगों को फीड कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को हम इजाज़त दे रहे हैं। ये बात करते हुए फ्लावर मैसेकर की याद नहीं आई है? एक से ज़्यादा मरतबा वहाँ पे वो लोग जो भूख से मर रहे हैं, और ये जो साहब इनके साथ है, ये जो UNRWA की तरफ से थे, UNRWA की अपने रिपोर्ट्स देख ले, 70% से ज़्यादा लोग वहाँ पे ऐसे हैं जिनके लिए जो खाना पीना अपना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि उस इसराइल ने उन पर कब्ज़ा किया हुआ है, और उस यूनाइटेड नेशंस की जो एक तरह की हलाशेरी है उसकी वजह से किया हुआ, जिसके इंजीनियर साहब हक में हैं। क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि 1948 में पार्टीशन प्लान मान जाते, कभी बताया नहीं कि क्यों मान जाते, ये कभी नहीं बताया। और वो क्यों नहीं बताया वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि असल मसला क्या है। लेकिन उससे पहले आप एक और वीडियो भी सुन लीजिए। ये जो 5 बड़े मुल्क है ना, जो वीटो पावर है जिनके पास, सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान, ये 5 वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 जीती थी। एलाइड पावर्स इनको कहा जाता है। 2 एशियन है, चाइना और रशिया। 2 यूरोपियन है, यूके और फ्रांस, और एक अमेरिका। ये 5 है। ये दुनिया की पॉलिटिक्स के 5 तनबाक है, समझ लें आप। एलीट जिनके पास पावर है। अब बात यहाँ तक आ गई है कि एक पैटर्न इन साहब की गुफ्तगू में मिलता है कि जो मुकद्दस शख्सियात हैं उनके बारे में ये कोई ना कोई ऐसी बात, कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं। कभी तो एक्सप्लिसिटली, जैसे जनाब रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दिया था, और यहाँ पे 5 तनबाक को जोड़ दिया है इन्होंने। दुनिया के 5 मुल्क जो हर तरह की दहशत गर्दी से जिनका ताल्लुक है, प्लंडरिंग एंड पिलेजेस से उनका ताल्लुक है, वन वे और दी अदर, कोई भी इनमें से पाक साफ नहीं है। लेकिन ये जुमला ऐड कर देना कि मौजूदा दौर की सियासत के ये 5 तनबाक हैं, तो ये सिर्फ सियासत का साथ ऐड कर देने से मतलब ये है कि आपने जो 5 तनबाक का मुकाम नीचे लेके आ रहे हैं वो सारे का सारा जायज़ हो जाएगा। फिर आपकी एकेडमी को अगर कहा जाए कि ये जेलम की मस्जिद ज़रार है, तो क्या इसलिए ये बात आप जाने देंगे कि यार जेलम में कौन सी मस्जिद ज़रार है, या सियासत में कौन से 5 तनबाक होते हैं? या अगर आपसे कह दिया जाए कि मौजूदा दौर में इंटरनेट के आप सबसे बड़े शैतान हैं, तो इंटरनेट का कोई स्पेसिफिक शैतान तो नहीं होता, वो तो वैसा ही होता है। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक शैतान नहीं है तो फिर वो नहीं है। तो इस बात से के लिए आप मान जाएंगे कि आप हैं फिर? यानी कि अगर ये कहें कि 5 तनबाक होता ही नहीं, तो फिर भी इस तरह ये कह तो नहीं सकते। मतलब जैसे कि इनको अगर हम कहें कि आप इंटरनेट के शैतान हैं, तो ये कहें कि इंटरनेट का शैतान नहीं होता लिहाजा में फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा तो नहीं है। इससे तो फ़र्क पड़ेगा जब इसे कहेंगे कि तुम इंटरनेट के शैतान हो, ये इससे फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह कोई भी लफ्ज़ जो है जो किसी ख़ास चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो किसी और जगह पे यूज़ करें, उसका मकसद बन जाता है, चाहे वो हकीकत में एग्जिस्ट ना ही करता हो, लेकिन यूज़ तो होता है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं। मत इतना ज़्यादा पुश करें कि ये जो मुकद्दस शख्सियात हैं, अर्ज़ मुक़द्दस है पहले फ़लस्तीन, उसकी आपने अहमियत ख़त्म करने की कोशिश की। बैतुल मक़दिस के बारे में आपने कह दिया कि वो हमारा क़िबला अव्वल नहीं होता था, उसको आपने एक ज़मीनी जंग के तौर पे आप प्रेजेंट करते हैं। ये मान जाते यार इसराइल का वो जो पार्टीशन प्लान यूनाइटेड नेशंस का था, जनाब रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्फाज वो मैं दोहराना नहीं चाहता। अब 5 तनबाक को भी आप यहाँ पे लेके आ गए हैं। उससे पहले आप कह रहे हैं कि सोशलिस्ट नज़रियात लेनिन वगैरह के वही हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के थे। एक पैटर्न नज़र आता है कि आप इन नामों का जो तक़द्दुस है आप वो कम करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं बताता हूँ। 1991 में रैंड कॉरपोरेशन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें वो मुस्लिम दुनिया के अंदर जो इंतहा पसंदी है उस पर तबसरे कर रहे हैं। अब 1991 की बड़ी अहमियत है इसलिए कि ये वो दौर है जब लिबरल और सेकुलर माफ़ी चाहता हूँ जो सोशलिस्ट ताकतें हैं वो आपस में फ़ैसला कर चुकी थी। दूसरी जंग अज़ीम में तो ये दोनों इकट्ठे थे, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के बाद इन्होंने आपस में लड़ाई शुरू की, कोल्ड वार हुई, दिस तरह दी अदर। बर्लिन को तकसीम किया गया फ़ौरन बाद दूसरी जंग अज़ीम के। तो एक बड़ी जो एक कश्मकश दुनिया में चल रही थी सोशलिस्ट और लिबरल्स की, 1991 में ये बात ख़त्म होती है। जो सोवियत ऑर्डर है वो कोलैप्स कर जाता है, दीवारें बर्लिन गिर जाती है। अब सवाल ये है कि जो दुनिया में लिबरलिज़म है इसी की एक हुकूमत रह गई है, तो अब नेटो वगैरह सारा इसकी कोई ज़रूरत है? एंड ऑफ हिस्ट्री इस तरह के भी आइडियाज़ आना शुरू हो गए कि अब रहती दुनिया तक सिर्फ लिबरल ऑर्डर दुनिया में रहेगा। लेकिन ये जुमला भी तारीख़ के सीने में महफूज है कि सोवियत ऑर्डर के बाद नेटो ये वो वर जो भी उसकी उस वक्त जो भी आप सूरतें कह लें उस ऑर्डर की, वो इदारे इसलिए ख़त्म नहीं हुए कि मुसलमान अभी दुनिया में मौजूद हैं। नाउ हियर इज़ द प्रॉब्लम कि मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं। ये बातें कब कही जा रही हैं? द इमीडिएटली आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत ऑर्डर, यानी कि 1991 के अराउंड में ये बातें कही जा रही हैं। और उसके बाद 10 साल में एक नई जंग छिड़ती है 2001 में, और वो ऐसी है कि दुनिया ने फिर ऐसी तबाही देखी कि शायद जंग अज़ीम के बाद ऐसी ना देखी हो।
अब ये 1991 में वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने टारगेट्स के इस्लामी दुनिया में हमने क्या करना है। फिर 2004 में 2007 में उन्होंने फर्दर अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश की। उनमें से एक उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने मुसलमानों के अंदर 4 तरह के तबकों को आइडेंटिफाई किया कि वो कौन कौन से हैं। उनमें से सेकुलरिस्ट हैं, ट्रेडिशनलिस्ट्स हैं, कुछ सूफी टाइप हैं और मॉडर्निस्ट हैं। मैं बड़ी इख्तिसार के साथ बता रहा हूँ, तफसील उसकी बड़ी लंबी है। जो उनकी रिपोर्ट है सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम पार्टनर्स रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज़ के, जिसमें वो बुनियादी तौर पे ये बता रहे हैं कि जो मुसलमानों की कुछ किस्में हैं जो आइडेंटिफाई हुई हैं और हमने कैसे इन लोगों को अपने साथ लेके चलना है। इस रिपोर्ट में 4 तरह के मुसलमानों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें सेकुलरिस्ट भी हैं, जिसमें मॉडर्निस्ट भी हैं, ट्रेडिशनिस्ट भी हैं एंड सो फोर्थ। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, वो मेरा मौजू नहीं है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर टाइप जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसका नाम मैंने भी लिया है वो है मॉडर्निस्ट। रिपोर्ट के पेज नंबर 37 पे वो मॉडर्निस्ट की तारीफ़ करते हैं कुछ यूं: The modernist vision matches our own. Of all the groups, this one is most congenial to the values and spirit of modern democratic society. अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जब वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो कि लिबरल डेमोक्रेसी जिसको अंडरपिन करती है, कि उसके हसूल के लिए ये वो लोग हैं जिनका विजन, इनका नस्बुलैन हमारे साथ मुवाफ़क़त रखता है। तो ये मॉडर्निस्ट करते क्या हैं, इसके बारे में रिपोर्ट लिखती है कि मॉडर्निज्म नॉट ट्रेडिशनलिज्म इज़ व्हाट वर्कड for the West. This included the necessity to depart from, modify and selectively ignore elements of the original religious doctrine. 3 चीज़ें कि जो ओरिजिनल रिलीजियस डॉक्ट्रिन है, जो यानी कि इन आवर केस जो कि किताब व सुन्नत है, उसमें से आइदर आप किसी चीज़ से डिपार्ट करें यानी कि आप उसको छोड़ दें, या आप उसको तब्दील करें, या आप सिलेक्टिवली इग्नोर। इस चीज़ पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि सिलेक्टिवली उसके कुछ अनासर को आप इग्नोर कर दें। वो सिलेक्टिवली अनासर क्या हैं? मिसाल के तौर पर गैरत का एक है कि आप उसको छोड़ दें, जदोजहद का है, जहाद का है कि आप उसको छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल के दौर में क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, चुप करके मार खाओ, जब तक तुम उनके लेवल के नहीं होते तुम कुछ नहीं कर सकते, और बाय द वे उनके लेवल के का होने की भी कोशिश ना करना, सोचना भी नहीं, इसलिए कि तुम्हें फेंटी पड़ेगी। दिस इज़ बेसिकली व्हाट द नैरेटिव्स आर। मैंने इंजीनियर साहब को बहुत वक्त भी दिया, उन पर रिसर्च भी की, तहकीक भी की कि आखिरकार एक आदमी दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, वो इस तरह की बातें क्यों करता है कि जितने भी पॉपुलर नैरेटिव्स हैं इस्लाम के, जो ऑर्थोडॉक्स नैरेटिव हैं, वो सबसे जुदा हैं। कोई ऐसी चीज़ जो पिछले 1400 साल में लोगों को समझ नहीं आई, जो इनको अचानक समझ आई, हाउ डिड दैट हैपन? तो मैंने इस रिपोर्ट को बड़े गौर से पढ़ना शुरू किया और फिर इंजीनियर साहब के जो पुराने वीडियोस हैं वो मैंने देखने शुरू किए, और मैंने ये देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं इस रिपोर्ट में जो लिखी हुई हैं कि वो इंजीनियर साहब पे बिल्कुल फिट आती हैं। मिसाल के तौर पर ये रिपोर्ट एक्नॉलेज करती है इस बात को कि जो पुरानी बाइबल है उसमें और कुरान में इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं है कि लोग उस पर चलना चाहते हैं। हाउएवर, और मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, वो ये लिखते हैं कि दिस डज नॉट पोज अ प्रॉब्लम बिकॉज फ्यू पीपल वुड टुडे इंसिस्ट दैट वी शुड ऑल बी लिविंग इन द एग्जैक्ट लिटरल मैनर ऑफ द बिब्लिकल पैट्रियार्क्स। इंस्टेड वी अलाउ आवर विजन ऑफ जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटीज़ true message to dominate over the literal text, which we regard as history and legend. And this is exactly the approach the Islamic modernists also propose. कि बेसिकली जो लोग चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारे जिस तरह से जो स्क्रिप्चर है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि देखो यार, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये लेजेंड है, ये हिस्ट्री है, लेकिन जो असल स्पिरिट है ना, तुमने उसके साथ रहना है। तो इसलिए हम उन लोगों को माइंड नहीं करते जो कहते हैं कि हमें उसके मुताबिक रहना चाहिए, इसलिए कि हम उनको जो स्पिरिट है या जो मानी है हम उनको वो बेचते हैं, तो टेक्स्ट पे चलने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि जो इस्लामिक मॉडर्निस्ट्स हैं वो एग्जैक्टली यही करते हैं, यानी कि वो ये समझते हैं कि जो पुराने ज़माने में जो कोशिशें की गई हैं उनका ताल्लुक उस ज़माने के हद तक था, आप उसकी स्पिरिट को देखें। जब मैंने इंजीनियर साहब के कुछ वीडियोस देखे जिसमें वो ऐसी बातें कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस ज़माने में किया वो इतना ही हो सकता था। तो आप आज क्या जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वाला सिस्टम है और उस वक्त का जो कबायली सिस्टम है, इसको अगर एक नज़र से देखेंगे ना तो फिर आपको बातें समझ नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसा। आज अगर नबी इस्लाम इस दौर में तशरीफ लेके आते ना तो कई एक मामला डिफरेंट होते हैं उससे। उस वक्त एक कबायली सिस्टम था, गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक दिन के अंदर चेंज नहीं लाई जा सकती, फिर भी जो कुछ किया नबी इस्लाम ने वो एक रिमार्केबल काम था इतने कम पीरियड के अंदर। आज तो इंसानियत ठोकरें खा खा के बेसिक ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक और ये सारी चीज़ें सीख गई है। मैं तो समझता हूँ ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है ये यानी दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो वही बातें हैं कि जो गामदी साहब करते हैं
कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं है, ये तो वही बातें हैं जो हसन इलियास साहब करते हैं, ये तो वही बातें हैं जो पाकिस्तान के सेकुलर्स करते हैं कि वो एक लिमिटेड ज़माना था, उस ज़माने में तो यही हो सकता था, उससे आगे नहीं हो सकता। द डिफरेंस इज़ कि पाकिस्तान भर के सेकुलर से बात करना आसान है इसलिए कि वो आइडेंटिफाइड हैं और हमें उनसे कोई एतराज़ भी नहीं है। बहज़त इंसान उनका ये हक़ है कि वो डिसएग्री करें। वी रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस बट वी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद देयर ओपिनियंस। उसमें जितने भी ये लोग हैं वो सारे के सारे हैं एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट इनफ कि वो एक तरफ खड़े हुए हैं और उनका एक मौक़िफ़ है। ना उनकी तकफ़ीर की जा सकती है, ना उनके ईमान पे सवाल उठाया जा सकता है, इसलिए कि वो बहज़त मुसलमान ही ये समझते हैं। तो एक तावील का मामला है, हम उनकी राइट को रिस्पेक्ट करते हुए हम उनसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन द फैक्ट कि उन्होंने खुद को आइडेंटिफाई किया हुआ है देयरफॉर इट इज़ ईजी टू डील विद। लेकिन एक ऐसा आदमी जो दाढ़ी और पगड़ी का हुलिया रखता हो और बातें वही कहता हो जो वो खुद कहते हैं कि हम शायद वो काम ना कर सकते हो जो इस आदमी ने कर दिया है। बिल्कुल देखें, आप और मैं अगर बात करें ना, मैं अगर इस्लामिक रेफरेंसेस भी अक्सर करूँ, लोग इसी बात पर डिस्कस कर देते हैं कि मैं इस तरह लिखता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लुक्स लाइक दैट, इज़ इन जेलम, इज़ इन द सेंटर ऑफ दैट, और वो बात करते हैं हमेशा रेफरेंस से। तो वो जो एक्सपोज कर रहा है ना, आप और मैं ना कर सकते हैं, ना केपेबल हैं। तो इससे पता ये चलता है कि रैंड कॉरपोरेशन वाले गलत नहीं कह रहे थे। मेरा ये जॉब है कि आपके सामने हकायक रखूं कि आप जब भी इंजीनियर साहब से बातें सुने, बी केयरफुल, इसलिए कि जितना मार्जिन इनको दिया जा सकता था वो दिया जा चुका है। अगर ये भी सेकुलरिज्म को प्रमोट करने और इस्लाम को रिफॉर्म करने वाला नज़रिया रखते हैं, जो कि बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि ये रखते हैं, तो फिर इनकी बातें सुनना, उन पे अमल करना, ये अपने ईमान पे लिटरली कैंची रखने वाली बात होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इनको सुनना छोड़ दें, सुने, बट लिसन केयरफुली एंड आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपका रिलीजन है, ये आपका पाकिस्तान है, आपके बच्चों ने यहाँ पर रिलीजन को एक्सपीरियंस करना है और उन्होंने वही रिलीजन एक्सपीरियंस करना है जो आपने विरासत में छोड़ना है। अगर मॉडर्निस्ट वाला, गांधी साहब वाला, हसन इलियास साहब वाला, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वाला को छोड़ना है, तो इट शुड नॉट सरप्राइज यू कि ये हिस्ट्री में इसका पैटर्न मिलता है कि जब लोग इस तरह का रिलीजन लेके आते हैं तो फिर क्रिश्चियनिटी से डीइज़म और डीइज़म से एथीज़म, ये है वो सफ़र। बी वेरी वेरी केयरफुल। जी, तो आपको समझ आ गई होगी कि मिर्ज़ा साहब के जो नज़रियात हैं वो किस तरफ जाते हैं, एथियज़म की तरफ जाते हैं। साफ जाहिर है कि वो पहले आसानियाँ पैदा करते करते कि चलो जैसे निज़ाम चल रहा है चलने दें, ईमान को कम करते करते कि हमने इस्लाम को नाफिज नहीं करना, हमने इस्लाम का जो निज़ाम है वो नहीं लेके आना, इस तरफ आ रहे हैं। जैसे जो चीज़ें ज़रूरी हम समझते होते थे, हम फ़लस्तीन का दिफा ज़रूरी समझते होते थे, मस्जिद अक्सा का, तो उसको भी वो कह रहे हैं छोड़ दें। इस तरह की चीज़ें वो करते करते, और इसराइल पे जो कोई अटैक हुआ है उसको कह रहे हैं कि वहाँ आयरन डोम ने बचा लिया उसको और अच्छा हुआ है वो बच गया, यानी कि उसके भी हक़ में बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि शुक्र है वो बच गया, शुक्र अदा कर रहे हैं। बाकी आपको पता चल गया होगा सारी वीडियो सुन के कि मिर्ज़ा साहब एक मॉडर्न इंसान है। वो एक सिर्फ लिबादा ओढ़ा हुआ है, उन्होंने अपने दाढ़ी रख के, पगड़ी बांध के, ये सिर्फ अपने आप को मौलवी जाहिर करते हैं, लेकिन हैं वो बिल्कुल मॉडर्न। जो वो एक टाइप उन्होंने लिखी थी ना, रैंड जो रिपोर्ट लिखी है उन्होंने, उसमें मॉडर्निस्ट जो एक टाइप लिखी है मुसलमान की, वो वही हैं कि वो उनके हक़ में बेहतर है। जो वेस्ट वाले हैं ना, जो यूरोप वाले हैं, उनके हक़ में वो बेहतर है। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि ये हमारी तरह के हैं, उनके हक़ में बेहतर है, तो ये उसी तरह का बंदा है। तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आप अपनी राय का भी इजहार करें कि आप मिर्ज़ा के बारे में क्या समझते हैं, किस तरह का बंदा है वो। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।